दुष्यंत कुमार ने लिखा था, तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। तेरी जबान है झूठी जमहूरियत की तरह। तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। तुझे कसम है खुदी को बहुत हलाक न कर। तू उस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। जरा सा तार तरीकों में हेर फेर करो। तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुबारक हो कि हम वो मंजरनामा देखने में कामयाब हो चुके हैं जिसमें अक़लियत को अक्सरियत पर बरतरी हासिल होती। मुबारक हो कि आज कराची को बड़ी जुर्रत और बहादुरी से मुखालिफ के हामियों पर डंडे बरसाकर लोगों को वोट कास्टिंग से दूर रखवाकर फतह कर लिया गया है। मुबारक हो कि हमने बवांगे दोहल निज़ाम जमहूरियत को तब्दील करने के दावे सुने और फिर उसको हकीकत में तब्दील होते भी देख लिया। मुबारक हो कि इदारों को सियासत से दूर रहने का दर्स देने वाले सियासत और निज़ाम को अपने घर की बांदी बनाने में ये वडेरे कामयाब हो चुके। मुबारक हो कि अपने मफादात की खातिर हालात को अपने हक में करने के लिए हर तरह की छूट हासिल करने में हम कामयाब हो चुके हैं। मुबारक हो कि हम सियासत में फने जादूगरी को आजमाने में कामयाब हो गए जिससे छू मंतर करते ही मुखालिफ के हामी गायब किए जा सकते हैं। मुबारक हो कि हम अपने मकासद के लिए इदारों को इस्तेमाल करने और अपने ही मकासद के लिए उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की सियासत को सीख चुके हैं। मुबारक हो कि हम अपने चेहरों पर एक की बजाय कई मखोटे चढ़ाने और वक्त की नजाकत को देखते हुए उसे तब्दील करने का फन जान चुके हैं। सच पूछिए तो इदारे निज़ाम को खराब नहीं करते। ये काली भेड़ें सियासी लिबादे में होती हैं जो निज़ाम के बखिए को उधेड़ती हैं और फिर वक्त आने पर तनकीद की तोपों का रुख अपनी तरफ आने की बजाय मामले को दूसरी तरफ को मोड़ देती हैं। सवाल यह है कि नंबर गेम पूरी कैसे हो गई। एक तरफ 166 थे तो दूसरी तरफ 193 थे। 33 कहां गायब हुए, यह बुनियादी सवाल है। 33 जो गायब हुए उन्होंने हिमायत देने से इनकार किया तो उस पर मैकेनिज्म क्या फाइल होता है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त दायर की गई थी उसका तफसीली फैसला जारी हुआ। तफसीली फैसले में क्या लिखा वो मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन पार्टी पॉलिसी क्या थी, पार्टी गाइडलाइन क्या थी? अगर तो पार्टी पॉलिसी ये थी कि आपने हाफिज नईम को वोट देना है और अगर कोई वोट देने के लिए नहीं पहुंचा तो वो नाअहल करार पाएगा, तो पार्टी पॉलिसी फिर उस पर लागू किस तरीके से होगी और अदलिया उस पर क्या रास्ता इख्तियार करेगी। तो फिर पंजाब का अगर मंजरनामा याद हो जिसमें पंजाब के अंदर मियां हमजा शहबाज को वोट दिए गए थे और वोट देने के बाद वो तमाम लोग नाअहल भी हुए थे और अदालती हुक्मनामे के बाद ये एक नज़ीर बनाई गई थी कि वो वोट कास्ट भी नहीं किए जाएंगे, वो वोट शुमार भी नहीं किए जाएंगे। तो अब अगर वो वोट शुमार नहीं होते तो फिर मेयर कराची के लिए जो हाफिज नईमुर रहमान की जगह दूसरे उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गैर मुंतखब जियाले को मुंतखब किया गया है, तो उनके मुस्तकबिल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कब तक इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। कराची के लिए एक बात तो है कि अगर मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा तो कराची को फंड्स मिलते रहेंगे। बसूरत दीगर यहां पे जमहूरियत को इस तरीके से परवान चढ़ाया जाता है कि कोई भी और उम्मीदवार होता वो जीत जाता जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ना होता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत ना होती, तो सिंध हुकूमत जो है वो बहुत सी जगहों के ऊपर बजट को रोक सकती है, वो बहुत सी जगहों पे फंड्स को रोक सकती है। माजी करीब के अंदर हमने मेयर कराची जो थे उनके साथ ऐसा होते देखा। हमने MKM पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी देखा और माजी के हवाले से भी देखा। मेयर होते हुए उनका रोना भी देखा कि किस तरीके से मोहम्मद वसीम आके रोते थे और कहते थे कि हमें इख्तियार नहीं दिया जाता। वसीम अख्तर साहब का ये मानना था कि हमें फंड्स फराहम नहीं किए जाते, तो वो एक खुद को कठपुतली मेयर गर्दानते थे। तो अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर होगा तो फंड्स जारी हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जमहूरियत को पसे पुश्त डाल के निजाम को तब्दील करके आप खंजर को पीठ में घोंप के आधा इंच बाहर निकालेंगे तो क्या निजाम चल पाएगा?
मेयर कराची के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईम के दरमियान मुकाबला हुआ। शो ऑफ हैंड्स के जरिए वोटिंग की गई। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब 173 वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हुए, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने 161 वोट हासिल किए। डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी जीत गई। सलमान अब्दुल्ला मुराद 173 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्टेशन करार दिया गया था, जहां वोटिंग के लिए अराकीन की आमद सुबह 9 बजे से जारी थी और मुख्तलिफ औकात में 300 से जायद अरकान के पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बाद ऑडिटोरियम के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पीपल्स पार्टी के मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब के लिए शो ऑफ हैंड्स कराया गया, जिसके बाद उन्हें वोट देने वालों की गिनती और इंदराज किया गया। हाफिज नईमुर रहमान के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब को 173 और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को 161 वोट मिले। अब सवाल यह है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तमाम लोगों को अगर मिला लिया जाए तो मतलूबा अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हासिल नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो मतलूबा अक्सरियत हासिल की उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही गालिबन फिर लोग शामिल होंगे, और अगर वो लोग शामिल थे तो उन पर पार्टी पॉलिसी लागू होती है। पार्टी पॉलिसी लागू होती है तो सवाल यह पैदा होता है कि चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो अहकाम दिए गए वो लागू होते हैं, या सदर कराची पीटीआई की तरफ से जो ऐलानात किए गए वो लागू होते हैं, या सिंध के सदर के हवाले से जो ऐलानात किए गए वो लागू होते हैं, या मकामी जो क़यादत है उसके अहकामात लागू होते हैं। क्योंकि पीटीआई तो बढ़ चुकी, सदर जो सिंध हैं वो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके। एक तरफ कुछ लोगों ने किसी की भी हिमायत का ऐलान नहीं किया कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे ना जमात इस्लामी की हिमायत करेंगे, क्या उनके ऊपर भी पार्टी पॉलिसी लागू होगी? अदलिया इसको किस तनाजुर में देखेगी कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर यह केस भी है और सिंध हाई कोर्ट अब इसकी समाअत अगर काबिल समाअत दरखास्त को करार दे देती है तो फिर मंजरनामा क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबी अमल के ऊपर सवाल उठाए। उनका कहना है कि फ्री फेयर इलेक्शन कैसे होगा जब 30 मुंतखब नुमाइंदे कहीं नहीं है? ऐसी इत्तला है कि उन्हें लापता किया गया। उन्होंने कहा कि इन गायब अराकीन पर तशद्दुद की भी इत्तलात हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी थी कि आप सबको यहां हाजिर करवाते। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन के मौके पर 33 अराकीन गैर हाजिर रहे। इलेक्शन कमीशन के जराए और एंट्री रजिस्टर के मुताबिक कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के सिलसिले में 366 में से 333 अराकीन पोलिंग स्टेशन आर्ट काउंसिल पहुंचे, जबकि 33 अराकीन गैर हाजिर थे। हथकड़ियों में जकड़े पीटीआई नुमाइंदे वोट देने पहुंचे। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी समेत 3 अराकीन को बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। तहरीक इंसाफ ने हाफिज नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान किया था, ताहम उनके मुंतखब नुमाइंदों पर मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देने के लिए दबाव डालने के इल्जाम भी लगाए गए। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर 9 मई वाक़े के तनाजुर में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन लाया गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया, इस मेयरशिप को कबूल नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंतखाबी अमल को मुस्तरद करते हैं, शहर के लोगों ने हमें वोट दिया, कराची के लोग करप्शन से पाक निज़ाम चाहते हैं। उनका कहना था कि हमारे 31 लोगों को अगवा किया और ख़रीदा गया, ये कब्जा अगवा वाला मैंडेट कबूल नहीं कर सकते। पुरअमन अवामी एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, जमहूरी हक के लिए अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, जेन्युइन मैंडेट सामने आएगा। उनका कहना था हम मैदान छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, पुरअमन मुज़ाहमत करेंगे, इलेक्शन कमीशन और फिर अदालत जाएंगे। कराची के लोगों को उनसे उम्मीद होती तो उनको वोट डालते, उन्होंने मैंडेट पर कब्जा किया। उनका कहना था कि हमारी लड़ाई पीपल्स पार्टी से नहीं, चोरी और डाके से है। 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। पीपल्स पार्टी कराची के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। कब तक हमारे लोगों को लापता रखेंगे? एक एक वोट की हिफाजत करना अपना हक समझता हूं। अफसोस के 2 खवातीन को भी लापता किया गया। ऐवान मुकम्मल नहीं है, कब तक लोगों को लापता रखेंगे? और हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, हालात देखकर सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम इनको भागने नहीं देंगे। जो काम ये 15 बरसों में नहीं कर सके हम करके दिखाएंगे। मेरे नंबर्स पूरे हैं, मैं तो जीत चुका हूं। कराची ने मेयर का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में ये कहा है कि सिंध हुकूमत के चाको चौबंद दस्तों ने पीटीआई के 29 अरकान को अगवा करके वोट डालने से रोका, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इस फ्रॉड के अमल को कलअदम करार दे और नया शेड्यूल जारी करे। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बुनियादी मकसद साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इंसाफ और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। हमने हर मौके पर इलेक्शन कमीशन को खतूत के जरिए सिंध हुकूमत के गैर आईनी और गैर जमहूरी अमल के इकदाम से आगाह किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा की तरह खामोश तमाशाई बना रहा।
मेयर कराची का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन को जो खत है उसके मुताबिक तमाम तर बातें वहां पे रखी गई और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप नया शेड्यूल जारी करें और नए शेड्यूल के बाद आप ये ऐलानात करें कि सिंध हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व रही, इसको कलअदम करार दिया जाता है, तमाम लोगों को यहाँ पे लाने का पाबंद बनाया जाता है जिन्हें जबरी अगवा किया गया। होना तो ये चाहिए था कि हाजिरी मुकम्मल की जाती और फिर मेयर के इंतखाब का अमल शुरू किया जाता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर रहा और बेरहमी से मैंडेट का कत्ल किया गया, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील किया गया, धोखा दिया गया, जबरी कब्जा किया गया। मैंडेट पर कब्जे के नतायज शहर और मुल्क के हक में बेहतर नहीं होंगे। तो इस सारे अमल के बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा तौर पर ऐलान हुआ कि कल यौम सियाह मनाया जाएगा, मुल्क के तूलो अर्ज में एहतजाज किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ हाफिज नईम साहब की जो दरखास्त थी उस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। 2 रुकनी बेंच ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मेयर और डेप्यूटी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। मेयर का इलेक्शन मुलतवी करने से मुतल्लिक जमात इस्लामी की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2023 के खिलाफ फरीकैन से दलाइल भी तलब किए। बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त मंजूर हुई तो बराह रास्त मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब कल अदम करार दिया जा सकेगा। दरखास्त मंजूर होने की सूरत में मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब पुराने कानून के तहत दोबारा होगा। असेंबली को कानून साजी का पूरा इख्तियार हासिल है, यह एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से प्ली रखी गई। बराह रास्त मेयर के इंतखाब से मुतल्लिक कानून सिंध असेंबली ने इत्तफाक राय से मंजूर किया। यह एडवोकेट जनरल ने कहा। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2023 के हक में जमात इस्लामी के मेंबर असेंबली ने भी वोट दिया था, ऐसा एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2023 12 मई को नोटिफाई हो चुका है। जमात इस्लामी ने मेयर के इलेक्शन से महज 7 रोज कबल हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अब वहां से बात यह की गई है कि इलेक्शन के नतायज से मशरूत होगा कि यह काबिल समात होगी या नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। इसहाक डार साहब कहते हैं कि IMF की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। यही वज़ीर ख़जाना हैं जो आए थे, इन्होंने आते ही IMF को धमकी लगाई थी और फिर उसके बाद नरम लहजा अपना लिया था और कहा यह जा रहा था कि इनकी धमकी की वजह से IMF की तरफ से ऐसा तासुर देखने को मिला कि हमारे साथ कोई मुआहिदा ना हो सके। लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब फिर ये कहते रहे कि IMF के बगैर हमारा गुजारा नहीं, हम IMF के साथ बातचीत करेंगे। पहले ये कहते थे कि मुझे तजर्बा है IMF के साथ बातचीत करने का। मामला तब्दील होते गए। अब जब IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हुआ तो वज़ीर ख़जाना ने आज एक बम फोड़ा है और ये बम असल में फटा है हमारी माशी निज़ाम के ऊपर, उन लोगों की तरजीहात के ऊपर कि जो तरजीहात पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाने वाली हैं या पाकिस्तान को पस्ती की तरफ लेकर जाने वाली हैं। यही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार थे जो ये कहते थे कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, ये इनके जहनों की इख्तरा है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब वज़ीर ख़जाना खुद खड़े होकर ये बात करें कि IMF ये चाह रहा है कि पाकिस्तान पहले श्रीलंका बने और फिर हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, किन बुनियादों के ऊपर बातचीत कर रहा है। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स के अंदर यह बातचीत की थी कि एदाद शुमार का जो गोरखधंधा इस बजट के अंदर पेश किया गया है यह कभी भी मंजूर IMF नहीं करेगा। लेकिन सीना ठोक के बात की वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने उससे अगले ही दिन कि अगर IMF को एतराज़ात होते तो हमें फोन कॉल्स आ जाती, लेकिन IMF को एतराज़ात नहीं थे, हमें फोन कॉल्स नहीं आई। तो लगता है कि अब फिर फोन कॉल आ चुकी है, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि IMF के रवैये से हम नाला हैं। आप भी नाला हो रहे हैं, ठीक है, आपने जिससे पैसा लेना है अब आप उससे नाला हो रहे हैं। कह रहे हैं कि बतौर खुद मुख्तार मुल्क फैसलों में आज़ादी का हक रखते हैं, ठीक है। यही बात पहले की जाती थी कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी होनी चाहिए, हक के खुद अरादियत हमें मिलना चाहिए कि हम इंतखाब कर सकें कि हमारे लिए बेहतर क्या फैसला है और हमारे लिए मनफी क्या फैसला है। लेकिन उस वक्त आप ये कहते थे कि हम वेंटिलेटर पे हैं, उस वक्त आप ये कहते थे कि IMF के साथ अगर डील नहीं होगी तो मुल्क जो है वो पस्ती में चला जाएगा। उस वक्त आप ये कहते थे कि IMF के साथ डील से इनहराफ इन्होंने अपने रवैये की वजह से किया और इस वजह से IMF हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं। और अब आप भी नाला होने लगे, अब आपको भी यहां पे पजीराई अपनी होती दिखाई नहीं दे रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में वजीर खजाना इसहाक डार ने बात की कि IMF चाहता है कि हम किसी शोबे में बिल्कुल टैक्स इस्तिस्ना दें। ये बात बहुत से माहिर मईशत कर रहे थे। अगर टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी। इसहाक डार साहब ने कहा कि IMF मुआहिदा ना होने की वजह भी मैं बता देता हूं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करे। हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हम भी तो उसी खदशे का इजहार कर रहे थे।
हमारी क्या ख्वाहिश थी कि हम ये चाहते कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, हम चाहते कि पाकिस्तान में नंग धड़ंग हमें देखने को मिले, हम ये चाहें कि पाकिस्तान के मुआशी पहिया रुक जाए, हम ये चाहें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हो जाए, हम ये चाहें कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला में कमी वाक़ हो, हम ये चाहें कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में कमी वाक़ हो। हम तो खदशात का इजहार कर रहे थे, वो खदशात जो आलमी तंजीमें बता रही हैं, जो मूडीज बता रहा है, जो अमेरिका के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स बता रहे हैं कि जिनका पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं है, पाकिस्तान की मईशत जहां पे मर्जी खड़ी हो उनका उससे क्या लेना देना। लेकिन वो खदशात का इजहार कर रहे थे कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी रेटिंग जो है वो आलमी सतह में मनफी में चली जाएगी। लेकिन आपको तो इलेक्शन लड़ना है, आपको तो नैरेटिव बनाना है, आपको तो अवाम में जाना है, आपको तो मुखालिफिन खरीदना है, आपको तो अपने धड़े बनाने हैं, आपको तो यह पैगाम देना है कि हम मईशत को ठीक करने वाले हैं, आपको तो मसनूई तौर पर डॉलर को कम कीमत पर लेके आना है, आपको तो रिलीफ सारे वहां पर फराम करने हैं जहां पर आपकी अपनी इजारादारी है या आपके साथ वाले लोगों की इजारादारी है। तो फिर भुगतिए, फिर यही तो सूरत हाल होनी थी। इसाक डार साहब ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाई जा सकती। स्टेट बैंक एक्ट में जो तरमीम की वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कर लें आप चेंज, आपकी अपनी हुकूमत है, आप तरमीम को चेंज कर लें। अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर वो रोना ना रोए कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, फिर आप इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन के बाद नताइज देख लें, उसके बाद आप फैसला कर लें, जिसके पास अक्सरियत होगी वो कर लेगा। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दिया। IMF समझता है कि आपने $1 लाख की जो स्कीम दे रखी है ये एक किस्म की एमनेस्टी स्कीम है, आप काले धन को सफेद करने का मौका फराम कर रहे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि आप टैक्स नेट के अंदर इजाफा नहीं कर रहे, आप टैक्स बेस में इजाफा करने की बजाय आप टैक्स रेट में इजाफा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। ना आप ज्यादा माली साल के बजट में तजावीज पर रद्द अमल हम दे सकते हैं, ना आप नया टैक्स नेट इकट्ठा कर सकते हैं, ना आप अहदाफ मुकम्मल कर सकते हैं। और ये जो अहदाफ आपने सेट किए हैं ये पाकिस्तान को अदायगियां करने में मुश्किलात का बायस बनेंगे। तो किस तरीके से आप टैक्स का पैसा जो है या सूद की मद में जो अदायगियां हैं वो कर पाएंगे। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर प्रेज ने कहा है कि बजट तजावीज में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गवा दिया गया। मैंने बारहा ये बात की, मैंने हवाला जात दिए, मैंने अमेरिका के मार्शल कॉलेज का हवाला दिया कि वहां के प्रोफेसर डॉक्टर दानिश ने क्या कह रखा है, मैंने हवाले दिए कि मूडीज क्या कह रही है, मैंने हवाले दिए कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है, मैंने हवाले दिए अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर कि पाकिस्तान के बेशुमार माहिर मईशत इस पर क्या राय रखते हैं। लेकिन उसके ऊपर बातें ये होती रहीं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से टीवी चैनल्स के एंकर्स हैं, बहुत से व्लॉगर्स हैं, बहुत सी और शख्सियात हैं जो ये चाहती हैं कि रियासत जो है डिफॉल्ट कर जाए तो इनको मुंह की खाना पड़ेगी। हम कब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमें देखने को मिले, लेकिन आपके इकदामात ऐसे थे जिससे मंजरनामा ये वजह हो रहा था। आइंदा माली साल के बजट में BISP के लिए वसाइल को कम किया गया। IMF ने तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इकदामात पर जोर दिया कि IMF इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पॉलिसीज पर बातचीत में मसरूफ है। तो ऐसी ही सूरत हाल पे अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारे हाथ क्या बचेगा। फिर हमें इस तरह की खबरें देखने को मिलेंगी कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की BA की डिग्री गायब हो गई। यहां पे तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स गायब होते रहे, यहां पे तो आग लगती रही, उसके बाद रिकॉर्ड्स गायब होते रहे। यहां पे तो बहुत से लोग ऐसे लगाए जाते रहे जो एडवोकेज्म पे लगाए जाते रहे और फिर पता चला कि ये जिस शोबे में लगा हुआ है उस शोबे का काम है करप्शन से पाकिस्तान को पाक करना, और इसके अपने ऊपर करप्शन के इल्जामात थे। हमें तो यह पता चलता रहा कि यहां से करप्शन के इल्जाम में बैरून मुल्क जो लोग चले गए वो अब वापस लाके उससे बड़े ओहदे पर तफवीज कर दिए गए। किसकी जानिब से किए गए? आप ही की जानिब से किए गए। तो अब आपकी BA की डिग्री गुम हो गई। तो पता लगाइए कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के भी रिकॉर्ड में पड़ी हुई है कि वहां से भी कोई उठा के ले गया। गूगल ने पाकिस्तान के साथ आज एक मजाक किया है। गूगल ने पाकिस्तान में इलेक्शन का डूडल लगाया और चंद घंटों के बाद हटा दिया। अब वो गूगल क्या पैगाम ये दे रहा है, क्योंकि आज के दिन समात भी जारी थी इलेक्शन के हवाले से। अब गूगल ने पैगाम क्या दिया है कि भाईजान आप इलेक्शन करवा लें, आपके बस की बात नहीं है। क्या गूगल ने ये बातचीत की है कि कराची के अंदर जो इलेक्शन चल रहा था, लेकिन वो जो डूडल चेंज हुआ था उसके मकासद में तो जनरल इलेक्शन था, बाई इलेक्शन तो था ही नहीं, उसके लिए मेयर का इलेक्शन तो था ही नहीं, उसके लिए कोई और इलेक्शन तो था ही नहीं, किसी एक रियासत का इलेक्शन तो था ही नहीं, वो जनरल इलेक्शन की बात कर रहा था। तो जनरल इलेक्शन क्या फिर ये गलती से डूडल चेंज हुआ या किसी की ईमा के ऊपर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, हम अपने अदालती उमूर को भी सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रियासत के ऊपर एक मुख्तलिफ लिबादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को मुख्तलिफ समत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर
बातें ऐसी ही हुआ करेंगी कि चिड़िया आई है आपके लिए कोई पैगाम लाई है। आज जब समाअत हुई रिव्यू एंड जजमेंट केस के हवाले से और उसके हवाले से जो पंजाब में इलेक्शन के था, उसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पे दलाइल दिए तो समाअत के आगाज़ पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आई तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को चिड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चिड़ियाँ शायद आपके लिए कोई पैगाम लाई हैं। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उम्मीद है पैगाम कोई अच्छा ही होगा। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा वो ज़माना भी था कि जब कबूतरों के जरिए पैगाम जाते थे। अब अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि 184(3) से मुतालिक एक फैसला मंजूर इलाई केस में आया है। चौधरी ज़हूर इलाई के केस में गिरफ्तार करके कबायली इलाके में ले जाया गया। मंसूर अवान ने कहा कि मिलता जुलता मामला होने पर चीफ जस्टिस ने 184(3) की दरख्वास्त पर इख्तियार के इस्तेमाल से गुरेज किया। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि तमाम जजेस ने कहा था ये मामला अवामी मफाद का है। आप फैसले का पैराग्राफ 47 पढ़ लें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसले में मेरा ज्यादा इन्हसार पैराग्राफ 45 पर होगा। उन्होंने कहा कि मैं फैसला पढ़ के बताऊंगा कि गुज़श्ता सालों में 184(3) का दायरा इख्तियार कैसे बढ़ता गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा कि 184(3) के साथ नजर सानी का दायरा इख्तियार क्यों और कैसे बढ़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ भी ज़रा समझें। दरख्वास्त गुजार को इस पर एतराज़ नहीं है कि आपने क्यों किया। दरख्वास्त गुजार कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, लेकिन आईनी तरमीम से करें। अदालत भी मानती है कि दायरा कार वसी हो, लेकिन उसमें वजूहात भी तो शामिल करें, वरना तो आप अदालत के मामलात को डिस्टर्ब ही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि समझने में दुश्वारी है 184(3) में फैसलों के खिलाफ नजर सानी को दीगर फैसलों से अलग कैसे किया गया। मेरे लिए तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के खिलाफ नजर सानी का पैमाना एक है। आप जो भी कानून लेकर आएँ उसमें अलग अलग पैमाना लाएं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि नजर सानी का दायरा कार बढ़ाना और अपील के मुतरादिफ करार देना अलग अलग चीज़ें। अब वहाँ पे मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि जिन लोगों को ये रिलीफ दिलवाना चाहते थे, बाद में मालूम पड़ा कि रिलीफ तो दिलवा नहीं सकते। वजीर कानून एक राय रखते हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब कि उन शख्सियात को रिलीफ नहीं मिल सकता जिन शख्सियात के बारे में चहमगोइयाँ जा रही हैं। लेकिन इरफान कादर साहब जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं, जो बहुत से केसेस में वफाक की जानिब से पेश होते रहे, वज़ीर आज़म की जानिब से पेश होते रहे या अदलिया के मुखालिफ पेश होते रहे, उनकी राय यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस तरमीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन तरमीम का फ़ायदा कब उठाएंगे? कि जब उनकी डिग्री भी अब गायब हो गई है। तो डिग्री गायब हो गई है, अहल होकर उन्होंने क्या करना है? डिग्री कहाँ से फराम करेंगे? वो तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब ये पेंडोरा बॉक्स खुला क्यों है और ऐसे मौके पे आगे डिग्री जांचने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी? ये एक बुनियादी सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।